जय हिंद सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है हमारा फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्रांति पूरे यूरोप में बदलाव ला देती है। एक समय था कि इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के हर ऐसे राज्य पे पड़ा या हर ऐसे देश पे पड़ा जिससे एक नया युग विभाजक के रूप में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन था जो पूरे यूरोप में फैला और धीरे धीरे यूरोप में राजतंत्र खत्म होकर धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना हुई और निरंकुश जो राजा थे उनसे हमें नागरिकों की आजादी मिली थी। अगर हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति ही से लगभग सारा कुछ रिलेटेड है। जैसे इटली की क्रांति फ्रांस का कहानी है, जर्मनी फ्रांस से आएगा, पुनर्जागरण में फ्रांस की भूमिका है। तो हर जगह से फ्रांस की भूमिका है, इसीलिए फ्रांस को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग इंडियन हिस्ट्री में गांधी को पढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग फ्रांस की क्रांति। भूमिका बस इतना ही लीजिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास के निर्णायक घटनाओं में से एक है। निर्णायक इसलिए बोला जाता है कि हर कुछ ये बदल दिया, पूरे यूरोप को ये क्रांति बदल दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है निर्णायक घटनाओं में से एक है। इसे युग विभाजक अध्याय के रूप में भी देखा जाता है। युग विभाजक बोला जाए तो युग विभाजक में आपका एक युग का इसने परिवर्तन किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है युग विभाजक के रूप में हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को फ्रांस की क्रांति बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो कारण था वो था कि राजा निरंकुश था। राजा कैसा था? निरंकुश था, कोई भी प्रजा का बात नहीं सुनता था। तो एक टाइम आता है कि निरंकुश जो है, जनता जीतती है और राजा की क्या होती है? हार होती है। इसी में राजा कैसा था? निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, जो इसके मन में आता था वही करता था, बाकी किसी का सुनता उनता ये नहीं था। अयोग्य राजा जो है इनमें धीरे धीरे आते गए और अयोग्य राजा कोई भी वंश को नाश के तरफ ले जाता है और यही कारण था कि ये कैसा लग गया? नाश की तरफ ले गया। आगे हम बात करते हैं तो कुछ अयोग्य राजा का कथन पूछता है, जिसमें कथन है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ये एक तरीका का निरंकुश प्रणाली का ये चीज है कि नहीं, कि जो हम बोल रहे हैं वो कानून है और हम ही है वो राज्य है, जनता हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसी का कथन है कि लुई 14वां कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। उसके बाद लुई 15वां आया, इन्होंने कहा कि मेरे बाद जो है प्रलय आ जाएगा। मेरे बाद क्या आ जाएगा? प्रलय आ जाएगा। इन्होंने एक तरीका का ये अयोग्य दिख रहा है और इसने जो है अपने आप को देवीय प्रकार का शक्ति माना कि हम जो है भगवान के रूप है, इसीलिए कहा कि मेरे बाद क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। और साथ में इसने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं है। तो एक तरीका का ये अयोग्य शासक था कि नहीं था? अब अगर कोई भी आज इंसान बोलेगा कि मेरे तो पिताजी हमको कुछ सिखा ही नहीं है, तो ये अयोग्यता की पहचान है कि नहीं है? तो बिल्कुल यही अयोग्यता था कि मेरे बाद प्रलय हो जाएगा। ठीक है। लुई 16वां जो है को जाहिल एवं मूर्ख माना जाता था। लुई 16वां की क्या माना जाता था? जाहिल एवं मूर्ख माना जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। लुई 16वां, इसको थोड़ा काट लीजिएगा। ठीक है। लुई 16वां की पत्नी जो है मेरी एतनी नेत था। क्या था? मेरी एती नेत। ये प्रशासन में अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप करती थी। अब भाई, जो लड़का या जो हस्बैंड अयोग्य रहेगा उसकी तो महिलाएं जरूर शासन करेंगी। तो यही था कि मेरी इतना नेत जो है प्रशासन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि एक बार लुई 16वां के समय अराजकता के लिए जनता ने विद्रोह कर दिया था और जनता ने मांगा था हमें रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। तो इतना हल्ला हुआ कि महल से जो है रानी निकल कर आई। रानी ने पूछा ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो उन्होंने मंत्री उनको कहा कि रानी ये रोटी मांग रहे हैं। उसका ऐसा आंसर आया था कि ये लोग रोटी मांग रहे हैं, क्यों रोटी मांग रहे हैं? रोटी नहीं मिल रहा है तो ये लोग केक खाएं, ब्रेड खाएं। उसको ये भी नहीं सकता कि रोटी से कई गुना महंगा उस समय का ब्रेड आता है। मतलब सोचिए, उस समय की जो रानी होती थी उसको न सुख का पता न दुख का पता, उठती थी
खाना आ जाता था, पानी आ जाता था, जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक उसका मूर्खतापूर्वक, मेरी इस्लामियत का ये मूर्खतापूर्वक एक बयान था। और धीरे धीरे आगे जाकर फ्रांस की क्रांति का पतन भी यहीं से शुरुआत होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये राजनीति था। राजनीति में राजा निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, इत्यादि था। सारा का कथन है, लुई 14वां का कथन है, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। लुई 15वां बोलता है मेरे बाद प्रलय आ जाएगा। और लुई 16वां जो है जाहिल मूर्ख था। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आदमी का होता है, समान का नागरिक का होता है, राजा लोग का होता होगा, मंत्री लोग का होता होगा, हर किसी का होता होगा। लेकिन प्रतिनिधि सभा यहाँ पे हम लोग जनता का करेंगे। फ्रांस में ऐसा कहा जाता था कि कोई भी टैक्स को अगर बढ़ाना है तो वो जो है जब तक प्रतिनिधि सभा नहीं चाहेगा वो टैक्स बढ़ेगा नहीं। राजा निरंकुश वो जो है प्रतिनिधि सभा की बैठक होने ही नहीं देता था। इसलिए नहीं होने देता था कि राजा को पहले ही हम बता दिए थे निरंकुश है, स्वेच्छाचारी ही था राजा। तो इसने जो है प्रतिनिधि सभा को थोड़ा भी वैल्यू नहीं दिया। इसका अभाव था और ना बैठक होने देता था, ना इसका अभाव था। प्रतिनिधि सभा को हम लोग कहते थे स्टेट जनरल। क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल हम लोग कहते थे। इसकी बैठक 1614 के बाद अभी तक हुई ही नहीं थी। हम लोग क्रांति कब का पढ़ रहे हैं? 1789। बैठक कब हुई थी? 1614। 1614 के बाद आज तक बैठक ही नहीं राजा बुलाया इसका। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही वो सर्वे सर्वा मानता था कि हम ही जो है वो है। तो 1614 के बाद 175 वर्ष तक तो प्रतिनिधि सभा बना ही नहीं। मतलब जब राजा को मन किया उसने टैक्स बढ़ाया, जब जो चीज हुआ राजा ने किया, प्रतिनिधि सभा से कोई भी लेन देन नहीं किया। प्रशासन जब राजा निरंकुश होगा, स्वेच्छाचारी होगा, तो उसकी जो प्रशासन होगी उसमें अनियमितताएं होगी कि नहीं होगी? अराजकता पूर्ण होगा कि नहीं होगा? किसी का बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। एक रूपता का अभाव होगा। जब राजा निरंकुश होगा तो एक रूप कहां से सबको देखेगा? किसी को नहीं देखेगा। वो लगभग 385 प्रकार के कानून। उच्च न्यायालय में एक पद था पालेर्मा पद का बिकाऊ होना, ठीक है। इसका कथन कहता है कि लगभग जो है ना उस समय लगभग 385 प्रकार के कानून थे। कितने प्रकार के कानून थे? 385 कानून थे। एक वर्ड आया है यहाँ पालेर्मा। पालेर्मा जो होता है लगभग जो है न्यायाधीशों को बोला जाता था उस समय, ठीक है। और इस पालेर्मा जो है न्यायाधीशों में कुलीन वर्ग का शासन ज्यादा था। जो भी उच्च घर के लोग रहते थे वही लोग इसमें आते थे। तो जहां जो है उच्च वर्ग के बीच में संघर्ष चल रहा है और उच्च वर्ग के बीच में उच्च लोग ही जहां पे खड़े होंगे वहां आम आदमी की बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। वही हुआ। न्यायालय इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता था कि न्यायालय पे बैठे लोग भी जो थे वो भी उच्च ही थे, जिनको हम लोग क्या कहा जाता है? पालेर्मा कहा जाता है। कुलीन का प्रभाव ज्यादा था। भाषा इस समय की क्या थी? लैटिन थी। इस समय जो है प्रशासन मुख्यतः दो भाग में प्रशासन चलता था। एक गवर्नर, जिसका गवर्नमेंट के द्वारा जो मेन प्रशासन चलता था, जिसके प्रशासक होते थे उस समय के गवर्नर। साथ में एक आता था जनरलिते। क्या आता था? जनरलिते। इसकी जो प्रशासन की मुख्य जो भूमिका थी ये मेरी इतना नेत कहती थी। कौन कहता था? मेरी इतना नेत। तो दो प्रकार के प्रशासन चलते थे। एक गवर्नमेंट जो चलाता था जिसके प्रशासक थे गवर्नर, और एक जनरलिते जिनका केंद्र में था। केंद्र में इसकी पत्नी थी मेरी इतना नेत का शासन चल रहा था। सैन्य कारण में होने में भी बहुत बड़ा योगदान इसलिए था, सेना ही सारा का सारा क्रांति का एक रूपरेखा बनाती है। सेना में हम लोग कहते हैं कि रहन सहन उतनी अच्छी नहीं थी, वेतन समुचित, उनको उचित वेतन नहीं दिया जाता था। साथ में इसी समय अमेरिकी की क्रांति हुआ था 1776। यहाँ फ्रांस की क्रांति कब हुआ है? 1789। इस समय जो है फ्रांस की सेना जो है ना अमेरिका में क्रांति हुआ था, तो फ्रांस की सेना ही अमेरिका गई थी। वहां उन्होंने देखा कि यार जो दोषपूर्ण के लिए वहां की जनता लगी हुई है वही तो सारी प्रॉब्लम फ्रांस में भी है। तो हम जो दूसरे देश में लड़ रहे हैं उनको हक दिलवाने के लिए हमको तो अपना हक फ्रांस में मिला ही नहीं। इसी वजह से वहां के सैनिक वहां का लड़ाई छोड़कर दोबारा आए और दोबारा आकर जो है अपने लिए
फ्रांस में क्रांति किया। इसी में सैन्य कारण भी इंपॉर्टेंट कारण रहता है। किस लिए? क्योंकि अमेरिका में यहीं के सैनिक, फ्रांस की ही सैनिक गए थे अमेरिका में युद्ध करने, वहां से सीख के आए और यहाँ पर क्रांति में भाग लिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण था फ्रांस की क्रांति में वो जाता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण इसलिए जाना जाता है कि यहां पर जो है फ्रांस में समाज 3 भाग में बटा हुआ था। फ्रांस में समाज कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और किस स्टेट? तृतीय स्टेट। प्रथम जो स्टेट था उसमें पादरी वर्ग थी। प्रथम स्टेट में कौन सा था? पादरी वर्ग था, मतलब जो पुजारी लोग होते थे। जो क्या होते थे? पुजारी लोग होते थे। हम पहले ही बता चुके थे कि पुजारी जो है वो पूजा करते थे और वर्ग में क्या थे? सबसे ऊंचे होते थे पुजारी वर्ग, ठीक है। द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, जो राजा महाराजा मंत्री अच्छे अच्छे जो पद पर रहते थे वो किस में आते थे? द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट में जो आते थे वो सर्वसाधारण जनता आता था, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि, पुलिस इत्यादि सभी लोग जो है ये किस में आते थे? इसी में आते थे, तीसरा वर्ग में। हम अगर देखें तो इसमें जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छोड़कर जो भी टैक्स देते थे वो टैक्स कौन देते थे? तीसरा स्टेट देते थे। कौन देते थे? तीसरा स्टेट ये टैक्स देते थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी टैक्स देते थे वो देते थे तीसरा वर्ग। अब भोग उसका कौन करता था? पहला और दूसरा वर्ग करता था। लेकिन यहाँ पर देखना था कि तृतीय जो पहला और दूसरा जो स्टेट था वो लगभग 80% स्वामित्व लेके बैठा था। मतलब 80% भाग पर, फ्रांस के 80% भाग पर प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का कब्जा था। लेकिन टैक्स कौन देता था? टैक्स तृतीय वर्ग देता था, नहीं पहला वर्ग टैक्स नहीं देता था, दूसरा वर्ग टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? तृतीय वर्ग से लिया जाता था। इसी वजह से तीसरा वर्ग लोग बोले कि संसाधन भी सबसे ज्यादा उसके पास है, टैक्स भी हमसे लेता है। तो एक तरीका का टैक्स का विभाजन उचित नहीं था, जो फ्रांस की क्रांति होने पे मजबूर किया। पहला एवं दूसरा स्टेट पूरी तरह जनसंख्या का 6% था, लेकिन वही भाग कितना था? लगभग 66% भूमि पर लगभग क्या था? इनका आधिपत्य था। ये दोनों स्टेट कर नहीं देते थे, सभी करों का बोझ कौन देता था? तृतीय स्टेट लेता था। मतलब स्वामित्व सबसे ज्यादा पहला दूसरा के पास, और जो है टैक्स कौन देता था? तृतीय स्टेट देते थे, पहले और दूसरा नहीं देते थे। कहावत था फ्रांस के लिए कि सामंत लड़ा है, पादरी पूजा करता है और सर्वसाधारण टैक्स देता है, कर देता है। मतलब सामंत लड़ता है तो लड़ाई झगड़ा करेगा तो वो टैक्स नहीं देगा, पुजारी पूजा करवाता है वो भी टैक्स नहीं देगा, लेकिन आम आदमी सिर्फ और सिर्फ कर देता था, ठीक है। सर्वसाधारण वर्ग में हम पहले ही बताया किसान, मजदूर, दस्तकार, मध्यम वर्ग, बुजुर्ग वर्ग एवं अन्य वर्ग जो थे वो क्या थे? सर्वसाधारण वर्ग। आगे आते हैं आर्थिक कारण। आगे कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। राजा के स्तर पर यहाँ फिजूल खर्च किए जाते थे। खर्च का कोई भी हिसाब नहीं, कहीं भी राजा गया कुछ भी पैसा दे दिया, कुछ भी पैसा लुटा दिया, मतलब फिजूल खर्च करने में राजा। अब जिसकी पत्नी को ये भी नहीं पता है कि ब्रेड सस्ता है या रोटी सस्ता है, अब समझ ही सकते हैं कि उसका कुछ भी जनता के लिए उसका कुछ था ही नहीं, ऐसा तो मूर्ख सब था, ठीक है। आर्थिक कारण था कि राजा स्तर, फिजूल स्तर, साथ में कोई भी देश जितना उसका खर्च होता है ना उसी के हिसाब से जो है अपना बजट को तैयार करता है। जैसे हमारा बजट जितना रहेगा, हमारा जितना मान लीजिए हमारा 10 रुपए खर्च है, तो हम जो है 10 रुपए आय है मेरा, सॉरी 10 रुपए अगर आय है तो हम खर्च भी अपना आय के ही हिसाब से करेंगे ना। तो मान लीजिए हम खर्च करेंगे 8 रुपया, 9 रुपया या हार्डली 10 रुपया करेंगे क्योंकि मेरी आय है 10 रुपए। लेकिन यहां पर क्या होता था ना कि पहले खर्च करता था 20 रुपया, खर्च पहले उसके बाद आय। अब मान लीजिए कि अगर 20 रुपया खर्च कर रहे हैं तो मेरे पास आय कितना है? 10 रुपए है, तो हम तो और 10 रुपए हमको चाहिए ना खर्च करने के लिए, तो हम तो और टैक्स लगाएंगे कि नहीं। तो यहाँ आय पर व्यय नहीं होता था, यहाँ व्यय पर आय को थोप दिया जाता था कि हम इतना पैसा खर्च किए हैं, अब इतना पैसा आप लोग दीजिए हमको, ठीक है। राज्य की आय एवं व्यय में क्या थी? विभेद थी, अंतर थी। आय कम थी और व्यय क्या थी? ज्यादा थी। उस ज्यादा व्यय को पूरा करने के लिए आम जनता से टैक्स ज्यादा वसूल किया जाता था।
बहुत सारे युद्ध में, खर्चीले युद्ध पर गए, फ्रांस हर जगह गया। हम बताए थे कि फ्रांसी की एक ऐसी क्रांति है जो यूरोप के हर देश को प्रभावित करता है, यूरोप का। इसलिए फ्रांस हर जगह लड़ा, तो खर्चीले युद्ध ज्यादा था। साथ में जनता के स्तर पर क्या होता है ये देखिएगा, अर्थव्यवस्था का दोषपूर्ण विभाजन होता है। क्या अभी यहाँ पर आए थे, क्या सभी डिवीजन जो है पहले दूसरा देता था, सिर्फ साधारण वर्ग देता था टैक्स, ठीक है। तो दोषपूर्ण विभाजन था टैक्स में। विभिन्न प्रकार के करे जबरदस्ती थोप दिया जाता था। जबरदस्ती थोपने का मतलब है, एक टैक्स आएगा टेले, एक टैक्स कौन आएगा, टेले। टेले एक प्रकार का भूमि कर था। टेले एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। गेबेल नमक कर था, नमक पर भी उस समय टैक्स लिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, गेबेल। साथ में टाइट, टिथ का था जो है, टाइट बोला जाता है, ये एक धार्मिक कर था, जो पुजारी या फिर चर्च वसूलते थे, वो कौन सा कर था, टाइट कर। तो हमें टेले, टेले भूमि कर, गेबेल नमक पर, और टाइट है आपका चर्च पे लगता था कर। तो टैक्स इतना था कि जनता त्राहिमाम हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, अब बताइए किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो क्या बेरोजगारी होगी ही ना, बिल्कुल होगी। बेरोजगारी था, व्यापार में असंतुलन था, फसलों का नष्ट होना, फसल नष्ट भी होगा तो पर भी किसान को क्या देना है, टैक्स देना ही है। मतलब दुर्गति हो रही थी किसानों की, ठीक है। धार्मिक कारण क्या था कि पादरी वर्ग में भी भिन्नताएं थी। मतलब पादरी वर्ग भी चाहते थे ना कि क्रांति हो, इसलिए क्रांति हो कि उच्च जो पादरी वर्ग में भी दो प्रकार के पादरी थे, एक उच्च पादरी थे और एक क्या थे, निम्न पादरी थे। तो उच्च पादरी को तो सब सुख सुविधा मिलता था, राजा के पास रहते थे, महल में रहते थे, पूरा टैक्स वसूलते थे। लेकिन जो छोटे पुजारी थे उनको कुछ नहीं मिलता था, वो एक तरीका का मध्य वर्ग के ही थे। तो उन्होंने सोचा कि अरे पुजारी के नाम पर हम लोग चल भी रहे हैं कि हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमको तो कोई फायदा नहीं होता। तो जो छोटे पुजारी थे उन्होंने भी साथ दिया, मध्य वर्ग का ही साथ दिया। तो धार्मिक कारण में भी पादरियों में अंतर था। बाह्य कारण में सबसे पहले हम बताए थे कि अमेरिकी की क्रांति सबसे ज्यादा जो प्रभावित की वो अमेरिकी की क्रांति की, इसलिए कि यहाँ के जो सैनिक गए थे, यहाँ के सैनिक जो अमेरिका में लड़ने गए थे, वो लोग कहा कि हम लोग जो जिस व्यवस्था के लिए यहाँ हम लड़ाई करने आए हैं, वही व्यवस्था के लिए तो हम भी वहां पे हम भी तो लड़ाई कर सकते हैं फ्रांस में। जिस व्यवस्था के लिए हम अमेरिका में लड़ने आए हैं वही व्यवस्था तो हमारे देश में कमजोर है, तो क्यों नहीं हम जो है अपने देश में लड़ाई करें। और यही जो है रूपरेखा, फ्रांस की क्रांति की रूपरेखा बदली थी। अब हम आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने कुछ दार्शनिक हम लोगों को पढ़ना है। दार्शनिक मतलब फिलोसफर। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने काफी ज्यादा फ्रांस की क्रांति में योगदान दिया, जिससे फ्रांस की जनता को जो है अपने आप को राष्ट्रवाद के नजरिया में प्रेरित किया कि हमारा राष्ट्र भी कैसा होना चाहिए, एक लोकतंत्र होना चाहिए, हमारी भी बात सुननी जानी चाहिए। उसमें कोई बुद्धिजीवी, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उन्हीं का चर्चा हम इस टॉपिक पे करेंगे। अब जो है भूमिका बस की फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों के संदर्भ में बौद्धिक कारणों की भूमिका विद्वानों के बीच चर्चा में रही है। क्या क्या चर्चा में रही है? तो कहा जाता है, कुछ का कथन है कि जैसे नेपोलियन का एक कथन था फ्रांस की क्रांति में कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। मतलब रूसो कितना इंपॉर्टेंट है समझ ही सकते हैं कि रूसो नहीं था तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। यह कथन था नेपोलियन का। लुई 17वां अपने को बचा सकता था यदि वो लेखन में नियंत्रित कर सकता था। मतलब उस समय के जो भी दार्शनिक हुए, जो भी फिलोसफर हुए, वो राजा महाराजा के बारे में हमेशा लिखते थे। तो लुई 17वां के विषय में कहा गया कि यदि उसने अपना लेखन को नियंत्रित कर लिया रहता, मतलब उस समय जो काव्य पाठ कवि लोग होते थे, जो फिलोसफर होते थे, उनके लिखने को अगर कंट्रोल कर दिया रहता तो इनका शासन बहुत लंबे समय तक चलता। लुई 16वां क्रांति के विस्फोटक संबंध में कहता है कि रूसो और बाल्टियर ने फ्रांस को सर्वनाश कर दिया। एक तरीका से लुई 16वां राजा था, राजा वो चाहता था कि मैं ही राजा बना रहूं, लेकिन रूसो और बाल्टियर ने ही आकर जो है फ्रांस में क्रांति ला दी। तो लुई 16वां कहता है कि वो रूसो और बाल्टियर ने फ्रांस को सर्वनाश कर दिया, मतलब राजतंत्र को हटा दिया। ठीक है,
दार्शनिकों में फ्रांस की क्रांति विवादास्पद है। इसके विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है कि आखिर जो है बहुत सारे दार्शनिक हुए जिनकी बातें जो है एक दूसरे में लगेगा कि भिन्न है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो आइए हम उसी ढंग से देखते हैं कि आखिर जो है मूल्यांकन करते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। सबसे पहले उस समय का परिवेश हम लोग देखेंगे। तो जो फ्रांस में 1789 के जो युग था उसको हम लोग प्रबोधन युग कहते हैं। प्रबोधन युग वह युग होता है जिस समय ज्ञान की प्राप्ति सबसे ज्यादा हुई थी। लगभग माना जाता है प्रबोधन युग लगभग 1650 ईस्वी से लेकर 1730 ईस्वी तक का जो ईस्वी रहता है लगभग, उसी को हम लोग प्रबोधन युग कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारा ज्ञान की बातें आई थी, बहुत सारे फिलोसफर हुए, बहुत सारे नया नया लेख हुआ, बहुत सारा जो है विचारधारा नई नई है। इसी युग को हम लोग कहते हैं प्रबोधन युग। फ्रांस में दो विचारधाराएं थी, एक थे परिवर्तनवादी और एक थे यथास्थितिवादी। परिवर्तनवादी चाहते थे कि फ्रांस में परिवर्तन मतलब राजा हटे, लोकतंत्र स्थापित हो, लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन एक लोग थे यथास्थिति, वो लोग कहते थे कि ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए, राजा को थोड़ा सा समझाना बुझाना चाहिए, मंत्री रहना चाहिए, राजा रहना चाहिए, जैसा व्यवस्था हमारा चलते आया है वैसा ही व्यवस्था होना चाहिए। तो एक थे परिवर्तनवादी और एक थे क्या यथास्थितिवादी। दो प्रकार के नागरिक थे। परिवर्तनवादी जो है लुईस सोलामा को स्वेच्छाचारी सत्ता में बदलाव चाहते थे कि वे जो है अपना क्या करें, थोड़ा सा बदलाव कर दे, ठीक है। लेकिन यथास्थितिवादी कहते थे कि नहीं, जो व्यवस्था है वही व्यवस्था रहनी चाहिए। विभिन्न विचार या आलोचना, जैसे परिवेश का उस समय का तो परिवेश हम लोग समझे कैसा कैसा परिवेश था, किस प्रकार के लोग थे। आलोचना क्या हुआ कि रूसो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन फिलोसफर है, जिसमें सबसे पहले फिलोसफर हम लोग को किसका पढ़ेंगे, रूसो का। रूसो जो है प्रबोधन युगीन विचारों में काफी चर्चित थे, मतलब ये काफी इनके पास नॉलेज था। इन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी हैं। डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, ये पूछेगा ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक रूसो की है। द अमीन, ये पुस्तक किसका है, रूसो का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कितना बार भी एग्जाम में पूछ भी दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, तो ये रूसो का है। इन्होंने जनता की इच्छा को सामान्य इच्छा बताया। इन्होंने बताया कि भाई जो जनता का इच्छा है, जब सभी लोग जो चाहते हैं, वे सर्वसाधारण लोग जो चाहते हैं, उन्हीं के हित में राजा या फिर कोई भी लोकतांत्रिक सत्ता को सोचना चाहिए। तो इन्होंने जनता की इच्छा को क्या बताया, सामान्य इच्छा बताया। राज्य में कानून की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब राज्य में जो है ना कानून का चलना चाहिए, मतलब कानून ही के द्वारा सारा काम किया जाना चाहिए। एक प्रभुत्व राज्य में कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन्होंने भी कहा कि कानून की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। राजा अगर आपका निरंकुश है तो वो प्रजा को शोषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। निरंकुश हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र का शासन को इन्होंने आदर्श शासन बताया कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर रहेगा तो वो लोगों के प्रति काम करेगा और वही क्या होगा, आदर्श रूप होगा। वही क्या होगा, आदर्श रूप होगा। रूसो ने समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आगे जाके फ्रांस की क्रांति का यह नारा बना, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था, तो वो क्या था, फ्रांस की क्रांति का। तो रूसो ने समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नैतिक विकास पर बल देते हुए बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता और नैतिकता की शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अचानक किसी को स्वतंत्र नहीं मिलता है, उस स्वतंत्रता किसी के मन में आखिर आएगी कैसे। अब मान लीजिए कि अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो युवा हो चुके हैं, जो अपने बचपन से ही देख रहे हैं कि मेरे ऊपर राजा का शासन है, उसका कभी भी माइंडसेट चेंज नहीं होगा। वो बोलेगा कि हाँ राजा ही ठीक है। लेकिन जो है स्वतंत्रता का जो उत्साह होना चाहिए वो बाल्य अवस्था से ही होना चाहिए। उन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हम स्वतंत्र हैं। और साथ में नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के लिए तो सबसे अच्छा जो लगभग एज होता है वो छोटे बच्चों का होता है। तो नैतिक शिक्षा और स्वतंत्रता का जो है हमें बाल्यकाल से ही हमें बल देना चाहिए। संपत्ति के कारण समाज में दुराचार एवं संकीर्ण महत्वाकांक्षा का प्रभाव।
संपत्ति के कारण जो है समाज में बहुत सारा दुराचार देखा गया। रूसो का कथन था कि कोई भी इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे को खरीद ले और कोई इतना भी गरीब ना हो कि वो अपने आप को बेच दे। ये कथन किसका था? रूसो का था कि अमीर को एक लिमिट में ही अमीर रहना चाहिए, किसी को खरीदने के उसके पास औकात नहीं होनी चाहिए, और साथ में गरीब बेचारा इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को बेच ही दे। गरीबी एक बहुत बड़ा, क्या ही बोले उसके बारे में, ठीक है। आलोचना क्या है? रूसो ने समान इच्छा की बात तो की है परंतु स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। जैसे रूसो का जब हम देखते हैं तो उसमें आलोचना क्या आता है कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की, लोगों के इच्छा की बात की, सामान्य इच्छा, परंतु स्पष्ट व्याख्या नहीं की कि सामान्य इच्छा में होना क्या चाहिए। आखिर सामान्य इच्छा चाहता क्या है आदमी, इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। वे लोकतंत्र को आदर्श रूप बताते हैं परंतु स्वयं समर्थन नहीं करते हैं। जब आप लोकतंत्र को आदर्श बताते हैं, लेकिन इन्होंने उस समय बोला कि नहीं, उस समय राजा को थोड़ा ज्ञान व्यान देना चाहिए था, लेकिन सबसे अच्छा लोकतंत्र व्यवस्था था इन्होंने कहा, लेकिन खुद ही अप्लाई नहीं किए थे। दूसरे एक महान विद्वान है जिनको हम लोग कहते हैं मॉन्टेस्क्यू। इनको कौन क्या कहते हैं हम लोग? मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने प्रारंभिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। सबसे पहले जो राजनीतिक विचारक माना जाता है वो हम लोग को किसे मानते हैं? मॉन्टेस्क्यू का मानते हैं। मॉन्टेस्क्यू की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्तिकरण सिद्धांत दिया। शक्ति का पृथक्करण में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की शक्ति का इन्होंने विवरण दिया। एक विधायिका का दिया, एक न्यायपालिका का दिया और एक कार्यपालिका का दिया। विधायिका जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, आपका कार्यपालिका जनता के लिए काम करना चाहिए, और न्यायपालिका जनता को न्याय देने वाला चाहिए। तो इन्होंने जो है अपने जो शक्तियों का पृथक्करण था उसको अलग अलग रूप में उन्होंने विभाजन करने का कोशिश किया, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ। ये ब्रिटेन जैसे संवैधानिक राजतंत्रों को शासन को आदर्श बताते हैं। इन्होंने कहते हैं कि ब्रिटेन का जो आपका जो है संवैधानिक राजतंत्र है वो बहुत अच्छा है, इसलिए बताते हैं कि ये वहां पे कभी गए थे घूमने तो वहां की व्यवस्था देखें, वहां की व्यवस्था में इनको थोड़ा सा रुचि आया होगा। आलोचना ये इनकी होती है, इनकी आलोचना ये होती है कि इन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का ही समर्थन किया, इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया। इन्होंने कहा कि संवैधानिक राजतंत्र हो, मतलब राजा का ही शासक हो, लेकिन राजा किसकी सुने? जनता की सुने। तो इनको जो आलोचना करता है वो क्या करता है? इन्होंने राजतंत्र का ही क्या किया था? समर्थन किया था। एक और आता है, इनको कहा जाता है बाल्टियर, एक और विचारक है बाल्टियर। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता लेने का हक है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का हक है, साथ में प्राकृतिक अधिकारों का भी इन्होंने जिक्र किया है। विशेष रूप से निरंकुश राजतंत्र में धर्म की कट्टरता पर प्रहार किया है। निरंकुश राजतंत्र, ऐसा राजा जो निरंकुश है, और धर्म की कट्टरता पे इन्होंने सबसे ज्यादा प्रहार किया है। यह प्रसा के शासक फ्रेडरिक की प्रशंसा करते हैं। प्रसा में वहां का जो शासक था वो जनता की सुनता था, तो उनकी क्या करते थे? ये प्रशंसा किए थे। आलोचना इनकी ये होती है, ये संवैधानिक राजतंत्र के पोषक थे। एक सिंह का शासन अच्छा है 100 चूहे के शासन से। इनका एक कथन है कि 100 चूहा शासन करे उससे बढ़िया है एक सिंह शासन करे। मतलब 100 मूर्ख है, उनमें से 100 अगर मूर्ख है तो उनमें जो पढ़ा लिखा है वही क्या करे? शासन करे, कि वो जो है उन मूर्खों को भी एक अच्छे पद, एक अच्छे जगह पर जाकर स्थापित करे। लेकिन जो है इनके विचारों को विशिष्ट लोग ही समझ सके, जो उस समय के जो विद्वान लोग हैं वही समझ सके कि हमारा अभी थोड़ा खराब स्थिति चल रहा, हम किसी को अपना लीडर चुने जो हमें आगे ले चले। लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में इनकी बातें कोई समझ नहीं सका था। एक अगला जो फिलोसोफर आते हैं वे क्वेंसने आते हैं। कौन आते हैं? क्वेंसने। इन्होंने लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप का सिद्धांत एवं मुक्त व्यापार का समर्थन किया। इन्होंने कहा था कि हमको कोई सत्ता में अहस्तक्षेप, मतलब राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन इन्होंने बुजुर्गा वर्ग को समर्थन किया, व्यापारियों पर कर का विरोध किया। बुजुर्गा वर्ग मतलब होता है जस्ट लाइक समझिए मध्यम वर्ग। इन्होंने जो है मध्यम वर्ग का समर्थन किया कि मध्यम वर्ग को थोड़ा सा राहत दीजिए और साथ में व्यापारियों पर जो आप इतना ज्यादा कर लेते हैं उस कर को भी आप क्या कीजिए, कम कीजिए। तो पूछेगा अहस्तक्षेप का सिद्धांत जो है फ्रांस की क्रांति में किस फिलोसोफर ने दिया था? तो क्वेंस ने दिया था। किसने दिया था? क्वेंस ने। एक अलग आगे जो है एक आते हैं दिदरो। दिदरो एक फिलोसोफर आते हैं, इन्होंने ज्ञान कोश का संपादन किया। इन्होंने किसका संपादन किया? ज्ञान कोश का संपादन किया। वर्तमान व्यवस्था की इन्होंने क्या की? आलोचना की कि जो अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो खराब है। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न दार्शनिक के विचारों के माध्यम से फ्रांस में एक ऐसा बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ जो हर चीजों की आलोचना किया। जितने भी आप रूसो पढ़े, वॉल्टेयर पढ़े, मॉन्टेग्यू पढ़े, सारा का आलोचना वहां की नागरिक किए थे। तो एक तरीका का यह प्रबोधन युग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इन लोगों को आलोचना करने आ गया। साथ में हम देखते हैं कि इन लोगों का जो भी फिलॉसफी जो दिए थे, इन लोगों ने क्रांति का तो जन्म नहीं दिया, परंतु क्रांति के पृष्ठभूमि को तैयार करने में रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, क्वेंस ने, दिदेरो आदि ने एक अहम भूमिका अदा की, जिससे आगे चलकर हमारा फ्रांस की क्रांति की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई और आगे फ्रांस की क्रांति के लिए जनता को जागरूक किया।